सभी को बहुत अच्छे से चैट बॉक्स प्रयोग करना आता है। क्या ऐसी समस्याएं आप देखते हैं अपने आसपास बच्चों में जिनको आप ठीक करना चाहते हैं? 5 सेकंड से के अंदर अंदर सबको लिखना है अपने चैट बॉक्स को प्रयोग करते हुए कि बच्चों के अंदर ऐसी क्या समस्या या ऐसा क्या बदलाव करना चाहते हैं आप, जो आपको नजर आता है और जिसमें आप अपनी भूमिका निर्धारित करना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी तरफ से कार्य करना चाहते हैं। क्या ऐसे कार्य हैं या क्या ऐसे बदलाव चाहते हैं? 5 सेकंड के अंदर फटाफट लिखिए, क्विक। आप जितना अधिक पार्टिसिपेशन करेंगे उतना मजा आएगा आपको भी और हमें भी। जी, बहुत बढ़िया राजू जी। और बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे करें? जल्दी जल्दी लिखिए, क्विक। समय उतना ही है, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है हमें सबको। जल्दी जल्दी, क्विक क्विक, जैसे लिख सकते लिखिए। जी शिवांगी जी, हिचक दूर कैसे करे बच्चों की? जी, नैतिक शिक्षा लाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया रूपाली जी। जी जय जिनेन्द्र सर, मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी जय जिनेन्द्र, सभी का स्वागत है। हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा प्रश्न ये है। जी जी संजीव जी। मैं ही बोल रहा था कि जो आपने अभी बोल रहे हैं वो एक बार रिपीट कर दें तो। हाँ जी बिल्कुल, हम वही रिपीट कर रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि हम इस कार्यक्रम में हमारे मन में जो भी प्रश्न आता है कि हमें बच्चों में क्या बदलाव करना चाहिए या बच्चों में क्या हमें समस्या नजर आती है, वो हम अपनी तरफ से क्या बदलाव चाहते हैं, कर सकते हैं, करना चाहते हैं एज ए टीचर, एज ए गार्जियन या शिक्षक, है ना। हमें कई बार नजर आता है कि हमें कुछ बदलाव चाहिए, उससे रिलेटेड हम क्या बात कर सकते हैं। जी प्रियंका जी, स्वागत है, बहुत बढ़िया। बच्चों की नैतिक शिक्षा, चिल्ड्रन को नए तरीके से कैसे पढ़ाएं, रश्मि जी बहुत बढ़िया। जी बच्चों को पढ़ाई का महत्व कैसे बताएं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी जब भी बच्चों को कुछ याद करने को देते हैं तो वो डर के कारण याद करते हैं, बहुत बढ़िया, मन से नहीं करते। चलिए आप लिखते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे, उस विषय में और भी आगे बात करते रहेंगे। रश्मि जी, उनका उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाए, बहुत सुंदर। तो मैं एक्चुअली हम ये कमल जी भी पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं। हम बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम जो आज लेकर आए हैं आपके लिए आज और अगले इनपुट में, वो बिल्कुल इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर है, इन्हीं चीजों को एड्रेस करते हुए हैं कि हम कैसे बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, जागरूक बना सकते हैं, पढ़ाई के विषय में उनको जागरूक बना सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, बच्चे डरे नहीं, बिना डर के पढ़े। तो बहुत सुंदर। हम आगे बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये स्लाइड। जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है जो आपने सभी ने प्रश्न किए कि हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हमारे पास कुछ जिज्ञासाएं होती हैं जो हम पढ़ाते होते हैं बच्चों को। हम देखते हैं अपनी क्लासेस में कि बच्चा किस प्रकार का है, क्या कर रहा है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने इकट्ठा किया। ये मान के चलिए आप सभी के साथ सर्वे ही हुआ है इनडायरेक्टली, है ना। आप लोगों ने जो नियत कार्य किए हैं 3 दिनों के अंदर, इनडायरेक्टली आप सभी ने हमें वो क्वेश्चंस दिए जिनका हम आंसर यहाँ पर ढूंढने वाले हैं। तो ये आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना सुंदर तरीके से नियत कार्य किए हैं और बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने अपने फीडबैक्स उस नियत कार्य में दिए हैं, अपनी अपनी रुचि, अपना ज्ञान, अपना कौशल उसमें दिखाया है। तो हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले समझेंगे कि बच्चों की जरूरत को कैसे समझें। सबसे इंपॉर्टेंट है, शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज हमें ध्यान क्या रखनी है, हमें यह ध्यान रखना है कि हर बच्चा यूनिक है। यूनिक है यानी कि बिल्कुल अलग है। एक बच्चा दूसरे बच्चे जैसा नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। और उसको हमने पहले भी बात की है, इस विषय में प्रूव भी किया है कि कैसे हम एक दूसरे से अलग हैं। हमारे फिंगरप्रिंट्स, किसी के फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलते। यानी कि हमारा जो व्यक्तित्व है, यानी बच्चे का जो व्यक्तित्व है, वो किसी एक बच्चे का व्यक्तित्व दूसरे बच्चे के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी से नहीं मिल सकता, उसके गुणों से, क्वालिटी से नहीं मिल सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा यूनिक है। हमें यह समझना और जानना होगा और ध्यान रखना होगा। उससे फायदा क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ होगा हम ये समझेंगे कि हम उस बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं, उससे पहले
हमें ये समझना है कि वो बच्चा है क्या, वो बच्चा है क्या। हमने पहले भी एक प्रश्न किया था, सभी ने उसका बहुत सुंदर आंसर दिया था पिछली बार जब पहले भी वेबिनार्स हुए थे, कि जब हम ऑरेंज का जूस पीना चाहते हैं तो हम उसके अंदर चुकंदर डालते हैं, है ना? सही बोल रहा हूं? बताइए चैट बॉक्स में, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस और नो? जब हम संतरे का जूस पीना चाहते हैं तो हम चुकंदर डालते हैं और संतरे का रस निकालते हैं। सही बोल रहा हूँ? सब लोग मेरे साथ सहमत हैं? हाँ या ना? नहीं, क्यों? चुकंदर डालेंगे तो संतरे का रस ही निकलेगा ना। संतरे का रस पीने के लिए क्या डालना होगा? संतरा। तो ऐसे ही आप उस बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, उससे पहले ये समझना है कि वो बच्चा है क्या, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी काबिलियत क्या है। बात करेंगे सचिन तेंदुलकर जो है वो उनके गुण क्वालिटी की वजह से, अमिताभ बच्चन जो है, या जो भी इतने लता मंगेशकर जी हुई, तो हमें आवश्यकता है समझने की वो बच्चा है क्या, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके उसके उसका कैरेक्टर क्या है, उसका व्यवहार क्या है। ठीक है ना? तो समस्याएं हम सबने पहले भी पूरे ग्रुप में जितने भी हमने वेबिनार किए, सॉरी जितने भी हमने नियत कार्य किए हैं, उसमें हम सबने पूरा का पूरा कंसोलिडेट करा, तो सबने एक ही बात लिखी है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकाग्रता की कमी है, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, अनुशासन नहीं होता और डिप्रेशन बच्चों में बढ़ रहा है। ठीक है? वो सारे समस्याएं हैं। अब इसका कारण क्या है? अगर हम कारण पे जाते हैं, ये सारा हम लोगों ने पूरा अपने नियत कार्य में समझा है। विषय में रुचि नहीं होती बच्चों की, जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, कोर्स की अधिकता है, विषय को समझने के स्थान पर रटते हैं बच्चे, है ना? ये कारण है, सभी मानते हैं? यस और नो? चैट बॉक्स में लिखिए, क्या सभी जो हम बात कर रहे हैं उससे सहमत हैं? विषय में रुचि नहीं है बच्चों की, जो पढ़ाना चाह रहे हैं उसे पढ़ना नहीं चाहते। हम एज ए शिक्षक, एज ए टीचर समझते हैं कि कोर्स बहुत ज्यादा है और उसको पूरा करने के लिए बहुत भागदौड़ करते हैं और फटाफट खींचने की कोशिश की जाती है। बच्चे समझने के स्थान पर रटते हैं, मगअप करके आते हैं कि हाँ ठीक है चलो एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। बच्चों का अकेलापन भी एक कारण हो सकता है, अच्छी डाइट नहीं मिलना भी एक कारण हो सकता है, कुपोषण, बच्चों के स्वास्थ्य का ठीक नहीं होना भी कारण हो सकता है कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है किसी वजह से और उसको हम बहाना समझ रहे हैं। बच्चों में डर की भावना है, डरते हैं बच्चे, कई बार टीचर से डरते हैं, कई बार अपने साथी मित्रों से डरते हैं, कई बार स्कूल आने से डरते हैं, कई बार परिस्थितियों से डरते हैं। बच्चों के जीवन का लक्ष्य निर्धारण नहीं है, यानी कि उन्हें पढ़ाई की आवश्यकता क्यों है, वो पढ़ाई की आवश्यकता वो पता नहीं है, उनको सिर्फ पढ़ाई करनी है, पास करने की। सहमत हैं आप सभी लोग? आप सभी, मुझे पता पड़ता रहेगा कि आप सभी लोग मेरे साथ हैं। अगर किसी को कोई भी बीच में प्रश्न आ रहा है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम लोग उसको आंसर भी करेंगे। तो इससे ईज़ी हो जाएगा हमारा कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन चलेगा। आप यस और नो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में और फटाफट हम आगे बढ़ेंगे, थम्स अप भी करेंगे, स्माइली भी करेंगे, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और मैं बहुत अच्छी प्रस्तुति कर पाऊँगा। ठीक है? हम सब लोगों ने प्रशंसा की कला करके आए हैं, सीख के आए हैं कि प्रशंसा की कला क्यों महत्वपूर्ण है, उसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें पेरेंट्स का जरूरत से अधिक दबाव, मार्क्स ओरिएंटेड होना, पेरेंट्स की आशाएं और अपेक्षाएं, वो चाहते हैं ये पर्टिकुलर बने, बच्चे की क्या काबिलियत को समझे बिना, या वो कुछ बनना चाहते थे और वो नहीं बन पाए तो बच्चे बने। पेरेंट्स का बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ टीचर्स के ऊपर छोड़ देते हैं या ट्यूशन के ऊपर छोड़ देते हैं। कई बार टीचर का भी दबाव होता है, टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे टीचर्स दबाव भी डालते हैं कि नहीं बहुत अच्छे से आपको करना है, आपको 100% मार्क्स लाने हैं, बिना समझे कि बच्चा क्या चाहता है। टीचर का जरूरत से अधिक सख्त होना, कई बार बहुत सारे टीचर सख्त भी होते हैं। ठीक है? तो टीचर का पढ़ाने का तरीका नहीं समझ आना, कई बार ऐसा भी होता है कि जो पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स, जो समझा रहे होते हैं, वो शायद बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता है। क्योंकि अभी क्या होता है कि जितने भी तरीके के बच्चे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार हमें अपनी शैली, अपना तरीका बदलना पड़ता है पढ़ाने का। हमें उस स्तर पर आना होता है कि वो बच्चे या वो लोग समझ सकें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं।
विषय समझ में नहीं आना। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे विषयों से घबराते हैं, वो समझ में नहीं आते। घर का नकारात्मक माहौल, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं होना। बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर जहां बच्चा बैठता है पढ़ने वहां पर ही शोर शराबा होता है। जैसे हमने पहले भी बात की है कि आसन बनाना है पढ़ाई के लिए, और आसन कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, है ना? वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहां स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? प्रकाश आना चाहिए। तो उस तरीके से बच्चों का आसन होना चाहिए, वो नहीं होता कई बार, ज्यादातर जगह देखा गया है। तो अगर हम बात करें, ये बहुत सारे कारण हैं, और अभी लिस्ट ये बहुत कम है, बहुत सारे और कारण निकल कर आएंगे। लेकिन अब हमें करना क्या है? ठीक है, हम सब कारण समस्याओं से जूझ ही रहे हैं, हम शिक्षक होते हुए हमें पता है कि ये सब चल रहा है, लेकिन अब हमें ऐसा कुछ सीखना होगा, ऐसे कोई टेक्निक्स, टूल्स, हमें स्किल्स डेवलप करने होंगे जिसमें हम समझ पाए, हम सीख पाए कि इन समस्याओं का निदान कैसे करें, यानी कि इनको क्योर कैसे करें, ठीक कैसे करें। तो वही टिप्स हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे, डिटेल में आगे बातें करेंगे, और हम लोग इन टिप्स को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हुए बच्चों को किस प्रकार से हम हैंडल कर सकते हैं, बच्चों को समझ सकते हैं, उसकी बातें करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने सबसे पहले अभी बात की, वो क्या था कि हर बच्चा क्या है? यूनिक। समझ रहे हैं आप? यस और नो? सभी लोग वीडियोज ऑन जरूर कर लीजिए प्लीज, मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर हम वीडियो ऑन करेंगे तो हम देख पाएंगे कि क्या आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को, है ना? अगर मैं वीडियो ऑफ कर लूं तो क्या उतना इफेक्टिव होगा? क्या उतना उतना प्रभावशाली तरीके से आप समझ पाएंगे? यस और नो? आप सब मानते हैं इस बात को कि वीडियो ऑन करना आवश्यक है? तो कृपया आप सभी वीडियो ऑन कर लीजिए। जी, धन्यवाद। अब हम बात कर रहे हैं आगे कि क्या करना चाहिए हमें, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को समझना चाहिए। तो हम बात करेंगे आगे इन्हीं चीजों की। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चे को जानना, बच्चे को समझना, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट स्वॉट एनालिसिस अगर हम बात करें मैनेजमेंट की लैंग्वेज में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये बोलते हैं, लेकिन हम उसको बहुत सिंपल कर लेते हैं। हम बच्चे को के विषय में समझते हैं कि वो बच्चा एक पर्टिकुलर एक सैंपल किसी बच्चे का उठा लेके आप अपने अपने मन में विचार कीजिए किसी भी बच्चे के बारे में जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उस बच्चे की खूबियां क्या हैं। तो आप वीडियो, ओके, ठीक है आकृति जी, अब सिग्नल इश्यू है तो वीडियो ऑफ कर लीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं, चैट बॉक्स का प्रयोग करके आप लिखिए किसी भी एक बच्चे के विषय में सोचते हुए कि उस बच्चे में क्या खूबियां हैं, उस बच्चे का कार्य करने, कौन सा कार्य वो बहुत अच्छे ढंग से कर पाता है। आप इस तरीके से लिखिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में? चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए हमें लिखना है। मेरी आवाज आ रही है सही से? जी, स्पॉटलाइट कर देंगे कोई नहीं? जी जी। प्रश्न ये है सभी के लिए, किसी भी बच्चे के विषय में आप सोचिए जिसको जानते हैं, आप पढ़ाते हैं, उस बच्चे में क्या खूबी है, किसी भी एक बच्चे के विषय में क्या खूबी है, क्या वो कार्य सबसे अच्छे तरीके से कर पाता है। सभी को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जब ही हम लोग अच्छे तरीके से समझ और सीख पाएंगे। और 5 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं हमें टाइप करने में, क्विक कीजिए। सभी का मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें और बताएं। जी, वो पहले से याद करता है। और जी, आशिका जी बहुत अच्छा लिखता है, अनुशासन में रहता है। जी संजीव जी बहुत बढ़िया। आशिका जी, अनिल जी, क्विक क्विक फटाफट लिखिए। कॉमेडी अच्छी करता है, बहुत बढ़िया। और जल्दी जल्दी लिखिए, क्विक, 10 सेकंड के अंदर लिखना है हमें। ओके,
बहुत अच्छे से रखती हैं जी, बात बहुत अच्छे से रखती हैं शिवांग जी, बहुत बढ़िया, दिए गए गृह कार्य को अच्छा करते। तो अभी हमने ये समझा कि बच्चा, हर बच्चा कोई ना कोई एक कार्य या एक चीज बहुत अच्छे से करता है, जल्दी याद कर लेता है, बहुत बढ़िया हेमंत जी। दूसरा, उसी बच्चे की कमजोरी क्या है, अब हमें सोचना है उस बच्चे में क्या ऐसी कमजोरी है, यानी कि वो बच्चा किस कार्य को करने में कठिनाई महसूस करता है या उसकी इच्छा नहीं होती वो करने में, उसी बच्चे के विषय में सोचिए। जिस बच्चे की आप अभी बात कर रहे हैं उसकी काबिलियत क्या है, अभी हमें सोचना है वही बच्चा, उसकी क्या कमजोरी है, इस कार्य को करने में उसे कठिनाई महसूस होती है या उसकी इच्छा नहीं होती। बहुत बढ़िया रश्मि जी, शालिनी जी, बहुत बढ़िया। लर्न करने में डीमोटिवेटेड हो जाता है, आलसी है, उसको जल्दी लर्न नहीं होता जी, याद करने में दिक्कत होती है। तो अभी वही बच्चा जिसकी हमने बात की कि वो किसी एक चीज में अच्छा है, अब क्या हम जानते हैं उस बच्चे का डर क्या है, क्या किसी विशेष परिस्थिति में वो डरता है या किसी विशेष व्यक्ति से उसे डर लगता है या किसी विशेष स्थान पे जाने से डर लगता है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक या विषय से उसे डर लगता है। जी बहुत बढ़िया निकिता जी, क्षमा जी, जी बताइए। क्या हम जानते हैं कि किसी उस बच्चे को, जिस बच्चे की हम बात कर रहे थे, इसकी हमने अभी अच्छाइयां देखी, कमजोरियां देखी, उसको डर किस चीज से लगता है? पनिशमेंट से डर लगता है, और याद तो कर लेता है लेकिन शिक्षक के सामने आके वह भूल जाता है जी, और जल्दी जल्दी बताइए। शर्म आती है, अब हमें यह समझना है कि वो बच्चा, उसमें ऐसी क्या काबिलियत है जो हमारे बिना बताए भी, बिना हमें हमारे गाइड किए वो भी वो कार्य अच्छे से कर पाता है, बहुत सुंदर तरीके से कर लेता है, अगर हम उसे बोले भी नहीं तब भी खुद कर लेता है, बिना गाइडेंस के कर लेता है। वो एक आप क्वालिटी बच्चे की सोच कर बताइए, उसी बच्चे की अगर जानते हैं तो। नहीं, कार्य जैसे कुछ बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, अगर आप बोले नहीं बोले तब भी बहुत सुंदर ड्राइंग करते हैं। कुछ बच्चे, अभी मैं बताऊंगा तो आपका थॉट प्रोसेस रुकेगा इसलिए बता नहीं चाहता, लेकिन आप सोचिए उस बच्चे के विषय में या किसी भी बच्चे के विषय में सोचिए कि कुछ ऐसे बच्चे आपको याद में होंगे कि आपने नहीं बताया, नहीं गाइड कर रहे हैं, तब भी वो उस कार्य को बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से कर पाते हैं, अपना कार्य कर लेते हैं, मूर्तियां बना लेते हैं, प्रैक्टिकल वर्क अच्छा कर लेते हैं, लिखने में अच्छे होते हैं, ठीक है ना, हर ड्राइंग करते हैं, प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी एक बच्चे की पर्सनैलिटी को समझना चाहें, उसके व्यक्तित्व को समझना चाहें, है ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या अच्छा करता है वो लिखें, फिर उसकी क्या कमजोरी है या क्या वो कार्य नहीं करना चाहता या वो इच्छा नहीं दिखाता, है ना, जिस, और फिर किस किस चीज से उसे डर लगता है, उसके बाद क्या ऐसा कार्य है जो पेरेंट्स के बताए बिना भी या हम लोगों के टीचर्स के बताए बिना भी वो करता है। ये चार कैटेगरी में जब हम डिवाइड कर लेते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी को, तो हमें बच्चे को समझने में आसानी होती है। ठीक है, ये विजिबल है सभी को? ठीक है, ये चार चीजें करने के बाद अब हम बच्चे की पर्सनैलिटी को समझ गए हैं, हमें समझ में आ रहा है कि उसके साथ कैसे आगे बढ़ना है। तो हमें उस बच्चे के साथ, यानी कि अब हम सब बच्चों की बात कर रहे हैं, हम शिक्षक हैं तो एक ही बच्चे के लिए काम नहीं करेंगे, सभी के लिए करेंगे, लेकिन प्रोग्राम हर बच्चे के हिसाब से बनाया जाएगा। तो अब बच्चों को ये सिखाना है
कि वो क्या सोचें, कैसे सोचें नहीं सिखाना है, क्या सोचें। जैसे कि आपको अगर एक टास्क दिया जाए कि आपको ये कार्य करना है, तो उसके विषय में वो अपने आप सोचें, ना कि हम बताएं। कैसे सोचना है वो नहीं बताना, क्या सोचना है वो बताना इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर और आगे होगा जब हम आगे बात करेंगे, अगली स्लाइड्स पर जाएंगे कि ये किस तरीके से प्रभावशाली होता है या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो क्या सोचें, ये बच्चे को सिखाना आवश्यक है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो लक्ष्यों के लिए अपने लक्ष्यों के लिए बहुत अच्छे तरीके से योजना बनाना शुरू करे, उसके विषय में सोचना शुरू करे, उनको कैसे पूरा करना है उसके विषय में सोचना शुरू करे, है ना। इस तरीके से हमें बच्चे को आगे गाइड करना है, मार्गदर्शन देना है, तो उससे क्लैरिटी आएगी उसे कि मेरे को करना क्या है और कैसे करना है। तो हम ये कभी ना बताएं बच्चे को कि कैसे सोचना है, उसकी उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको खुलने देना है। हम गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं, टीचर, तो हमें हमें पता है कि हमें कहाँ उसको संभालना है, अगर वो गलत कर रहा है तो कैसे होल्ड करना है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी को खोलने देना, यानी कि यूनिकनेस को बाहर आने देना है। उनको इस तरीके से अपनी क्लास में हमें लेके चलना है कि वो खुद ही अनुशासन में आ जाए। अगर उनको अपने मन का कार्य करने को मिलेगा, जो वो करना चाहते हैं अच्छे तरीके से करने को मिलेगा, तो उनको मजा आएगा, क्लास में आने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, ना कि सिर्फ उनको ये पता है कि रटना है और मुझे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, इस विषय में किसी का कोई प्रश्न? क्या सोचें या कैसे सोचें, कौन सा इंपॉर्टेंट है? कैसे सोचें या क्या सोचें, कौन सा इंपॉर्टेंट है? लिखकर बताइए, क्विक, फास्ट लिखिए। बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे सोचें या क्या सोचें? आप सभी को समझ में आ रहे हैं जो हम बातें कर रहे हैं? आप थम्स अप करके बता सकते हैं एक बार। अगर नहीं समझ में आ रहे तो थम्स डाउन भी कर सकते हैं, सो दैट हम और अच्छे तरीके से इस विषय में बातें करें। चलिए, बहुत बढ़िया। शालिनी जी, प्रियंका जी, इसको आप दोबारा से पढ़िए, क्या हम बताना चाह रहे हैं जी। शालिनी जी बढ़िया, दृष्टि जी आप भी देखिए एक बार, क्षमा जी आप भी देखिए, आशिका जी आप भी देखिए। हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं क्या सोचें, कैसे सोचें नहीं बताना, उसको गाइड नहीं करना। हम उसको, क्या होता है, मैं अगर अभी हम आपको बोल दें कि आपको ये कार्य करना है और हम उसके 3-4 पॉइंट्स भी बता दें, तो क्या होगा? आपका दिमाग, ये हम सभी का होता है, ब्रेन होता है हमारा, ह्यूमन ब्रेन, जो अगर 4 चीजें बताई जाए हम उसके आजू बाजू ही सोचते रहेंगे, वो क्रिएटिविटी निकल कर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम टास्क दे दें आप सभी को कि आप एक पॉइंट लिखिए, चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं 1 मिनट की। अगर हम आपको बोलते हैं आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं, टॉपिक है अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो क्या बदलाव करते आप देश में? क्विक लिखिए फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, टाइम स्टार्ट होता है अभी। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता? क्विक क्विक, जल्दी जल्दी लिखिए, 1 ही मिनट है हमारे पास। बहुत बढ़िया रूपाली जी, अनिल जी, अरुण जी, बहुत बढ़िया, प्रिया जी, राजुल जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, रश्मि जी, बहुत बढ़िया, विषय जी, रूपाली जी बढ़िया, शिवांगी जी, शालिनी जी, जी लिखिए लिखिए, सोचिए। सभी लिखिए, फास्ट, कुछ भी लिखिए जो आपके मन में है।
सही गलत कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया संकल्प जी। जी बढ़िया अमीषा जी, प्रियंका जी बढ़िया जी। चलिए, तो अभी क्या है, हमने क्या बोला कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है वो हमने बताया नहीं। लेकिन क्या हुआ, हमारे दिमाग में जो सबसे पहले विचार थे वो निकल कर बाहर आए। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है। अगली बार इससे मैं अगली बार बोलूंगा आपसे कि आप इससे भी अलग सोचिए। तो ये वाले पॉइंट छोड़ के कुछ और सोचने के लिए अगर बोला जाएगा तो आप इससे भी और कुछ चीजें अगली बार सोचकर बताएंगे थोड़ी देर बाद। फिर हम बोलेंगे अच्छा ये वाले जो पॉइंट 2 बार हो गए हैं इनको छोड़कर कुछ और सोचना है, तो हम उससे भी अगली चीजें सोचकर बताएंगे। यानी कि हम और ज्यादा गहरे उतरते चले जाएंगे अपनी सोच में, है ना, और नई नई चीजें ढूंढ कर लाएंगे। तो शुरू शुरू में जब भी हम कोई चीज, हम हमारे मन में विचार जो सबसे ज्यादा चलते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा विचार चलते हैं, वो हमारे सबसे पहले बाहर आते हैं। ठीक है ना। तो क्या करना है, बच्चे को बोलना है कि आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना है उसे छोड़ दीजिए। तो किसी भी तरीके की चुनौती उसको दे सकते हैं, किसी भी तरीके का टॉपिक दिया जा सकता है, उसके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टॉपिक दिया जा सकता है, या उसको पढ़ाई में कैसे बदलाव करना है, पढ़ने के तरीके के में कैसे बदलाव करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चे के साथ। उसके बाद हम बात करें, बच्चों को अपने स्वयं के आचरण से सिखाना है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते और करते हैं। ये बहुत सिंपल है। हम बच्चों के साथ साथ हमारे साथ भी होता है। हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही हम लोग हो जाते हैं। जैसे हम अभी यहाँ पर हैं अपने क्षेत्र में तो हम लैंग्वेज वो बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो हम लैंग्वेज दूसरे तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं। क्या होता है, वो वातावरण का प्रभाव है। तो यही बच्चों के साथ होता है सबसे ज्यादा, कि जैसे परिवेश में या जैसे लोगों के साथ वो रहते हैं वो वैसा ही बनना चाहते हैं। तो हमें अपने आचरण के माध्यम से उनको दिखाना है, सिखाना है। अगर हम चाहते हैं बच्चे अनुशासन में रहें, सबसे पहले हमें कक्षा में पहुंचना है। अगर कक्षा का समय 7:30 है तो 7:29 7:28 पर आप कक्षा में पहुंच जाइए, तो बच्चे आपको 7:27 में मिलेंगे। तो क्या हो गया, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, उनको खुद पता है कि शिक्षक समय से आ जाते हैं, तो शिक्षक समय, हम हमें भी समय पर जाना है। अगर हमें कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने हैं उनके सामने कि हमें ईमानदारी से कैसे रहना है, तो ईमानदारी के ऐसे उदाहरण बहुत सारे प्रस्तुत हम कर सकते हैं अपने आचरण के द्वारा, है ना। किसी किसी प्रशंसा की कला सिखानी है तो प्रशंसा करनी है। जब हम प्रशंसा करेंगे बच्चों की तो वो अपने आप सीख जाएंगे और उनको भी प्रशंसा करनी आ जाएगी। बच्चों की प्रशंसा करनी है छोटे छोटे कार्यों में, तो इस तरीके से हम करके बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों के लिए जो भी आवश्यक है काम का है उस पर अडिग रहना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं कि बच्चों के लिए बहुत, हम जितने भी अभिभावक या शिक्षक होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट इसलिए हो जाते हैं, उन्हें पता है कि बच्चे के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ हमें ना अडिग रहना है, लेकिन सख्त नहीं होना है। हमें अडिग रहना है पर सख्त नहीं होना है। ठीक है। तो कि अगर हमें पता है कि बच्चे को पढ़ना आवश्यक है, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है, बिल्कुल क्लियर है कि हाँ बच्चे को पढ़ाई करनी आवश्यक है, लेकिन बच्चे को पढ़ना ही है, अभी ही पढ़ना है, इतनी देर पढ़ना है, वो सख्ती ना दिखाते हुए हमें इस तरीके से क्रिएटिवली सोचना है कि बच्चा किस तरीके से पढ़ पाए, अपने टारगेट्स पूरे कर पाए पढ़ाई के, किस तरीके से वो अपना कोर्स पूरा कर पाए और उसको समझ पाए। इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक का ज्ञान होना उसे, ना कि सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ना। जितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ना ज्ञान देखा जाता है, उस कॉन्सेप्ट के विषय में कितनी जानकारी वो देखी जाती है, ना कि सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिनके आधार पर यह पता पड़ जाता है कि इस टॉपिक का कितना ज्ञान है ना। तो हमें बच्चों के साथ सख्ती नहीं करनी, बच्चों को जबरदस्ती की सजा नहीं देनी है। ठीक है, बच्चों को जबरदस्ती की सजा नहीं देनी है, मारना तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको पता होना चाहिए सही और गलत का फर्क क्या है। इसका छोटा सा उदाहरण हम देना चाहेंगे कि छोटा सा बच्चा है, 1 साल 1.5 साल का होता है, ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसको नहीं उठानी चाहिए, चोट लग जाएगी।
या कुछ ऐसी जगह जहां उसे नहीं जाना चाहिए, हो सकता है वहां सामान और गिर जाए उसके ऊपर, या बिजली है उसे छूना नहीं चाहिए, और वो जा रहा है उधर, और हम क्या बोलते हैं, नो नहीं करना। तो उसको पता होता है कि मेरे को मना किया जा रहा है, ठीक है, वो नहीं करता। फिर कई बार वो देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन हम देख के ना उसको कहते हैं नहीं, तो वो ना उधर से साइड से निकल जाता है। तो ये बच्चों का जो मनोविज्ञान है, उन्हें सब पता होता है, वो सब नोटिस कर रहे होते हैं। तो हमें किस तरीके से उनको बताना है सही और गलत क्या है ना। मारना और डांटना कोई तरीका नहीं है। आवश्यक है सही और गलत की पहचान बच्चा खुद करे। सही और पहचान की गलत बच्चा खुद करे। हमें सिर्फ मार्गदर्शक बन के मॉनिटरिंग करनी है, देखना है कि क्या वो सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है, किस तरीके से हम उसको गाइड कर सकते हैं। आवश्यकता है कि बच्चा खुद समझे कि उसको पढ़ाई क्यों करनी है, पढ़ाई का क्या लाभ है, पढ़ने से क्या उसको फायदे होंगे। वो सारी बातें हम आगे भी करेंगे। और बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडली। अगर कोई भी आए और एकदम से आपको इस तरीके से बातें करे कि आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा सख्त है, तो आपका ब्रेन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, या हमारा जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसको प्रोटेक्शंस भी दी गई है। अगर ऐसे फेंक कर कुछ मारा जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सभी करेंगे बाय डिफॉल्ट। मैं कुछ फेंक कर मारता हूं ऐसे, तो आप सबसे पहले पीछे हो जाओगे, हाथ ऐसे करोगे, है ना। तो ऐसे ही अगर कुछ सख्त तरीके से बोला जाए या गलत तरीके से बोला जाए, तो ब्रेन सबसे पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि इसको एक्सेप्ट ना किया जाए, तो ब्रेन क्लोज हो जाता है। तो ब्रेन ओपन करने का सबसे आसान तरीका है हार्ट, जिसको बोलते हैं ना कि हार्ट से बात करो या सोल से बात करो, वो यही होता है कि हम ब्रेन ओपन करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ ओपन करते हैं, और फ्रेंडली एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बात हम लोग अपने 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 पेरेंट्स से नहीं कर पाते, लेकिन अपने फ्रेंड से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट मिला होता है, हमें पता होता है कि हम लोग बहुत क्लोज हैं। तो क्या हो रहा होता है कि हमें ना बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहना है। हम कई बार ये सोचते हैं कि हम फ्रेंडली रहेंगे तो बच्चे ज्यादा शैतानी करेंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सही और गलत की परिभाषा पहले से ही डिफाइन कर ली जाए, बच्चों को पहले से ही पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हम जब जैसे जैसे बिहेवियर करेंगे, बच्चे बच्चे उसी तरीके से समझ पाएंगे कि अभी हम गलत कर रहे हैं तो हमें रुक जाना चाहिए, अभी हम सही कर रहे हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत थोड़ा-सा समझने के लिए शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे कि हम जो बातें कर रहे हैं, हमें क्योंकि ये अभ्यास के बाद ही होगा। जैसे-जैसे हम अभ्यास करेंगे, बच्चों के साथ अभ्यास करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, अगर हम लीडर बनते हुए, टीचर लीडर तो है, लेकिन आगे ना चलते हुए पीछे चले और बच्चों को आगे बढ़ने दे और मार्गदर्शक की भूमिका निभाए, तो आसान हो जाएगा बच्चों का जीवन, बच्चों का पढ़ाई में जो मन लगना है, वो बहुत आसान हो जाएगा, ना कि हम उसको पुल करें। ठीक है ना? उसके बाद बच्चों को सकारात्मक सुझाव देना है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे को हम कहते हैं खाना खा लो, तो बहुत सारी बार आपने सुना होगा, देखा भी होगा, खाना खा लो, नहीं तो ये आ जाएगा, बिलौटा आ जाएगा, नहीं तो कोई उठा कर ले जाएगा, है ना। वो इस तरीके के नकारात्मक बातें बच्चों को नहीं बोलनी है, क्योंकि उसका दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो उसको ये करने से फायदा क्या होगा? देखिए, लॉजिकल ब्रेन है सभी का, सभी ये समझते या चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं, जैसे आप अभी यहाँ पर वेबिनार में हैं, तो आप ये सोचने की और समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, हमें क्या लाभ होने वाला है इस 1.5 घंटे में। तो ऐसे ही बच्चे को भी होता है कि जो बताया जा रहा है, ये खाना खाने से मुझे क्या फायदा होगा, है ना? या पढ़ाई करने से मुझे क्या फायदा होगा? या मैं अगर ऊंचे से नीचे कूदता हूँ तो क्या नुकसान होगा, वो बच्चे को बताना पड़ेगा। या फिर ऐसे कोई कार्य बच्चा करता है जिससे उसे चोट लग सकती है, तो उसे समझाना होगा कि क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना। ऐसे ही किसी भी तरीके का उदाहरण देते हुए हमें उसको सकारात्मक रूप से बताना है। जैसे
बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियां शिवाजी को उनकी माताश्री ने सुनाई बचपन से, ठीक है ना। तो उनके मन में वीरता के भाव पैदा हो गए, उनके जो आइडियल बन गए, जो जो उनके रोल मॉडल बने, वो वैसे ही लोग बने जो वीर थे, जिन्होंने अपने देश की रक्षा की, जिन्होंने आगे बढ़कर अपने देश को स्वतंत्र करने का काम करने के लिए कार्य किया या लड़ाइयां की है, युद्ध जीते, अपने आप को बचाने के लिए, देश को बचाए। ऐसे भगत सिंह की कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो क्या हो रहा है कि हम जिस तरीके की बातें बच्चों से कर रहे हैं, जिस तरीके की कहानियां सिखा रहे हैं, या जिस तरीके का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, बच्चे वैसे ही बनने की सोचते हैं, है ना। तो एक शिक्षक चाहे तो देश और चरित्र का निर्माण कर सकता है, और एक शिक्षक अगर चाहे तो देश और चरित्र को खत्म भी कर सकता है ना। ये कलम और शिक्षक की ताकत है। तो हमें शिक्षक होते हुए टिप्स वाली, ओके, मैं दोबारा से शेयर कर लेता हूं। बच्चों को सकारात्मक सुझाव देने हैं, ठीक है ना। हमें सोचना ऐसा है कि बच्चा, ऐसा नहीं कि उसको बहकाना है, हमें बिल्कुल रियलिस्टिक होते हुए किसी भी तरीके से उदाहरण ऐसा प्रस्तुत करना है कि वो समझ जाए कि हाँ, ये जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, मार्केट जा रहे हैं साथ में, उनको टॉयज लेने होते हैं, हम बिल्कुल क्लियर बोलते हैं कि ठीक है, टॉय शॉप है, जाओ और पसंद करो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे क्या काम का है, पहला। दूसरा, तुम्हारे पास क्या नहीं है, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उसको सबसे पहले ये सोचना है कि मेरे पास क्या नहीं है, उसके बाद अगर बहुत सारी चाहिए तो वो सेलेक्ट करेगा उनमें से कौन सी चीज चाहिए, और अगर चाहिए तो फिर वो बताएगा मुझे ये चाहिए। फिर उसके विषय में बात की जा सकती है कि हाँ, कि ये आपको क्यों चाहिए, इसका क्या लाभ होगा, या ऐसे आप क्या करने वाले हो, बात की जा सकती है। तो उससे क्रिएटिविटी आती है बच्चों के थॉट प्रोसेस में, बच्चों के विचारों में क्रिएटिविटी आती है कि हाँ, ये मुझे चाहिए तो क्यों चाहिए, इसका मैं क्या करने वाला हूँ, इसका कुछ बनाने वाला है वो, इसका कोई प्रोजेक्ट के लिए प्रयोग करने वाला है, या खेलने के लिए भी करे तो क्या गेम खेलेगा। तो इतना विचार अगर बच्चा कर ले, प्लानिंग सीख जाए करना, तो यही हमारा काम है। आगे चल के जब वो बड़े बड़े कार्य करेगा तो उसको प्लानिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम बात करें कि बच्चों को सिखाना कैसे है, लर्निंग। ये आप सब लोगों ने शायद काफी बार सीखा भी होगा। एक बार मैं इसको शेयर कर लेता हूँ। LSRW, ये आपने काफी बार पढ़ा भी होगा, शायद आप लोगों को ट्रेनिंग्स भी हुई हो इस विषय में, कि बच्चों को लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का अभ्यास कराना है। लर्निंग, कैसे सीखना है, क्या सीखना है। स्पीकिंग, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। रीडिंग, यानी कि हम कई बार क्लासेस में रीडिंग तो कराते ही हैं बच्चों को, अलग अलग लैंग्वेजेस की, हिंदी बुक्स की भी कराते हैं, इंग्लिश बुक की भी कराते हैं, जिससे प्रोनाउंसिएशन उसका अच्छा हो जाए, जिससे कि वो नए शब्द सीख सके, है ना। राइटिंग का अभ्यास कराना होता है। राइटिंग का अभ्यास कराने से दो फायदे होते हैं। एक तो लिखना तो है ही, लिखने का अभ्यास होगा। दूसरा, जब हम लिखते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जितना हम साफ तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं, उतना ही हमारे विचार एक तरीके से अलाइंड होते चले जाते हैं, हम ब्रेन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो हमारे सोच का हमारी राइटिंग से बहुत अधिक गहरा संबंध है। ये जितने भी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये हैंड राइटिंग देखकर कई बार बता सकते हैं कि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो सोचता क्या है, वो किस तरीके से कार्य करता है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कि कोई व्यक्ति अपने सिग्नेचर करते हुए ऐसे नीचे से ऊपर लेके जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति प्रगति प्रगतिशील दिमाग का है, यानी प्रोग्रेसिव माइंडसेट का है, यानी कि उसे नई नई चीजें सीखना, नया ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है, उसे प्रगति करना अच्छा लगता है। और अगर वही व्यक्ति सिग्नेचर करते करते उसके नीचे एक लाइन लगा के डॉट लगा दे, तो व्यक्ति प्रगतिशील तो है, लेकिन अपनी बातों पर अड़ा रहता है, यानी कि वो जिद्दी स्वभाव का भी हो सकता है। तो ऐसे ये बहुत विशाल साइंस है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके एक्चुअली समझाने का प्रयास कर रहा था। तो हमारा, हम जो लिखते हैं, वो उसका उसका बहुत बहुत गहरा संबंध होता है हमारे विचारों से। तो अगर हम अपने विचारों को बिल्कुल अलाइंड करना चाहते हैं, तो आप प्रयास कीजिए, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने का अभ्यास कीजिए, बच्चों को भी कराइए। तो आप देखेंगे, अगर सुंदर लिखने की आदत नहीं है, तो शुरू में ना यहाँ भी दर्द होगा और हाथों में भी दर्द होगा।
यानी कि इसका मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे हाथों का और ब्रेन का जब हम लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसको अगर हमें सही करना है तो हमें इस तरीके से सुंदर राइटिंग में लिखना चाहिए। तो बच्चों को लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का अभ्यास कराना है। लर्निंग क्या सीखना है, कैसे सीखना है। देखिए अभी हम आज जो बातें कर रहे हैं, अगले इनपुट सेशन में हम क्रिएटिव लर्निंग के लिए ही बातें करने वाले हैं कि क्या किस तरीके से कौन से ऐसे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिससे बच्चे क्रिएटिविटी के साथ इनोवेटिव वे में सोच सकें, सीख सकें। तो इस इनपुट सेशन का अगला पार्ट हम करने वाले हैं कवर। तो यहाँ पर एक ब्रॉड पॉइंट हमने ये लर्निंग वाला किया है, लेकिन इसमें अगला जो पार्ट आने वाला है वो अगली इनपुट सेशन में होगा। जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी जितने भी पिछली बार जो प्रभावी शिक्षक वाले कार्यक्रम हमने किए, उसमें नैतिक शिक्षा का बहुत बड़ा हमने एक कार्यक्रम किया है, जिसके अंदर हमने इनपुट सेशन भी किया और आउटपुट सेशन भी किया है नैतिक शिक्षा और संस्कार के विषय में। उसमें हमने ये भी समझा, अभ्यास के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से समझा। जब भी नैतिक शिक्षा की कोई कहानी आपके साथ शेयर की गई, साझा की गई, तो हमने उसमें समझा कि क्या उस कहानी का उस कहानी की क्या सीख थी और हम वो अपने जीवन में किस तरीके से उस कहानी को लेकर चल सकते हैं या उस सीख को हम लेकर चल सकते हैं। जैसे शायद आपने लालच की कहानियां सीखी हो, है ना। चाहे आपने नैतिक शिक्षा में बहुत सारी ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी, देखी होंगी उस वीडियोस के माध्यम से। इसमें हम किसी की मदद कर सकते हैं, समाज की मदद कैसे कर सकते हैं, है ना, मित्र की मदद कैसे कर सकते हैं, या कोई लालची इंसान है या कोई ऐसा इंसान है जो गलत तरीके से धन कमाना चाहता है। ऐसे बहुत सारी कहानियां आप सबके साथ शेयर की गई। तो ऐसे ही कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को, नैतिक शिक्षा की कहानियों के माध्यम से हम बच्चों के अंदर संस्कार डाल सकते हैं। जब हम उनको वो कहानी सुनाते हैं, वो कहानी सुनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोरी टेलिंग में कि जब हम कहानी सुना रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट जरूर हो बच्चे के मन में। जो वो कहानी चल रही है, उस कहानी के जो किरदार हैं, जो एक्टर हैं, है ना, कैरेक्टर हैं, वो उनसे कनेक्ट बनाए बच्चा। यानी वो समझे कि मेरे आसपास है। जैसे अभी हमने ये जगन और मगन की कहानी देखी, सुनी, तो आपको याद हो गया होगा जगन और मगन कौन है। कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा है बताइए, जगन और मगन? सभी बताइए क्विक, चैट बॉक्स में। जगन और मगन, हम इंतजार कर रहे हैं। 3 सेकंड लगेंगे। 3 ही अक्षर है, जा गाना और माँ गाना। अच्छा चलो शिवांगी, धन्यवाद। इसको कहते हैं ना कि दिमाग कैसे खोलना है, बत्ती कैसे चलानी है दिमाग की। गलत बोला ना, जो जानता होगा सही लिखेगा। गुरुजी तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। जी, मोहन, बहुत बढ़िया, धन्यवाद निमन जी। तो धन्यवाद शिवांगी जी सही करने के लिए हमें। जी, अभी तो पता पड़ेगा किस किसने पढ़ाई की है। जी, क्विक क्विक फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेमंत जी, रश्मि जी, प्रीति जी, आर्यांशी जी, क्षमा जी, नीलिमा जी, अनिल जी, प्रियंका जी, अमीषा जी, दृष्टि जी, बहुत बढ़िया। तो क्यों मोहन अच्छा था या क्यों जगन अच्छा था, मगन अच्छा था, बताइए। सभी जानते हैं, सभी पहचान गए थे ना उस कहानी से, अभी याद आ गया ना सिर्फ नाम लेते ही कि मोहन अच्छा था या मगन अच्छा था। तो क्यों अच्छा था, कोई भी उसका कारण हमें पता है, स्पष्ट है। बच्चों की रूट स्ट्रांग होनी चाहिए। हमें उनको स्ट्रगल करने के लिए तैयार करना चाहिए। अगर वो किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं तो अपने आप करके अगर सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे और अच्छे तरीके से उन्हें हमेशा याद रहेगा। जैसे इस कहानी में सिर्फ हमने 2 नाम लिए और आपको पूरी कहानी याद आ गई, आपको उस कहानी का सार याद आ गया, उस कहानी की सीख याद आ गई। तो वो कैरेक्टर जब हम समझ जाते हैं, जब हम उससे अटैच हो जाते हैं, तो हमें उनका जो गुण या दोष है वो याद रहता है। अगर मैं एक शब्द बोलूं गब्बर, तो आपको याद आ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार चीज क्या होगी, आपको गब्बर बोलने के बाद
शोले का गब्बर याद आएगा, उसकी निगेटिविटी याद आएगी, लेकिन एक अभी मूवी आई थी गब्बर, एक और मूवी आई थी अक्षय कुमार वाली जिसमें वो पॉजिटिव था, है ना, जो अच्छा काम, वो याद नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम किस कैरेक्टर से अटैच ज्यादा है। तो जितना ज्यादा उसका बहुत समय तक गब्बर रहा है तो इसलिए वो निगेटिविटी ज्यादा है दिमाग में। अगर हम बोले बसंती, तो आपको याद आ जाएगा कि वो एक ऐसी लेडी जो बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, वो कैरेक्टर्स हैं। अगर हम बोलें जैसे हमारे पार्श्वनाथ जी का नाम लें, तो ये नाम लेते ही हमें उनके ना गुण याद आ जाएंगे, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कैसे सिद्धियां प्राप्त की, समाज के लिए क्या किया। तो इस तरीके से हम नैतिक शिक्षा या की कहानियों के माध्यम से बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। बच्चों को सबसे, जी हेमंत जी, ये डिपेंड करता है हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि नकारात्मक सोच की अभ्यास कर रहे हैं सकारात्मकता का। अगर हम सकारात्मक सोच का अभ्यास करें तो हम सकारात्मक रहेंगे। अगर किसी को आदत है खाली गिलास देखने की आधा, या किसी को आदत है कि आधा भरा गिलास उसको एंजॉय करने की, डिपेंड उसकी सोच के ऊपर ही करता है ना। मेरे को मजा आता है कि आधा भरा है, आधा एंजॉय करूंगा, आधा फिर भर लेंगे। मैं आधा पूरा करने के चक्कर में कभी नहीं रहता। तो आज अभी जो हमारे पास है उसका आनंद उठाइए और अपने गुण कौशल को बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए और उनको भरते रहिए, भरते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो सकारात्मक सोच का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, सकारात्मक सोच का जादू बहुत बड़ा होता है। और आज हम सब यहाँ एक साथ बैठे हैं ना, ये उसका बिल्कुल बहुत बढ़िया उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है कि सकारात्मक सोच हम सबकी है, तो आज हम इतने सारे लोग अपना अमूल्य समय लगाकर यहाँ पर एक साथ हैं और सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, और इतनी लंबी यात्रा करते हुए आप सभी यहाँ तक आए, आप सभी बधाई के पात्र। तो हम बात कर रहे थे कि नैतिक शिक्षा की जो भी कहानी है उससे कैसे अटैच करना है बच्चे को, है ना। तो जब हम वो कैरेक्टर के साथ उसको अटैच कर देंगे, बच्चा उस कैरेक्टर को जीना सीख जाएगा। नकारात्मकता की अगर बात की जाए, हेमंत जी भी बात कर रहे थे, बहुत सही बात थी वैसे, नकारात्मक सोच है। तो जो हिंदी सिनेमा है उसने पूरे पूरे समाज में नकारात्मकता पैदा की है। उसने ऐसे ऐसे ही किरदारों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है जो गलत काम करते हैं, या जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो गलत हैं। जैसे बहुत सारे हीरोज को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि वो डॉन है, या वो इस तरह, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं भी डॉन बनूं। क्यों डॉन बनना है, किसी ने सोचा नहीं। उसका 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 रिजल्ट क्या होगा, डॉन का रिजल्ट क्या है, ये नहीं सोचा, बस डॉन बनना है। क्यों? क्योंकि वो चकाचौंध हाईलाइट हो गया। लेकिन किसी ने कभी ये सोचा कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी बनूं, किसी ने कभी ये सोचा कि मैं भगत सिंह बनूं, किसी ने कभी ये सोचा कि सुभाष चंद्र बोस बनूं। तो हमें ये थॉट प्रोसेस बच्चों का बदल के इस तरफ लाना है कि अगर मैं आजाद बनता हूं तो मैं क्या सब कर पाऊंगा, अगर मैं सुभाष चंद्र बोस बनता हूं तो मैं क्या कर पाऊंगा, अगर मैं गांधी बनता हूं तो मैं क्या कर पाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से हम उनके रोल मॉडल्स अगर बदल देंगे तो हमारा काम आधा आसान हो जाएगा। तो हमें बच्चों को ऐसे रोल मॉडल से अटैच करना है जो उनके थॉट प्रोसेस से क्लियर हो। अगर बच्चा बहुत अच्छा है, अगर पढ़ने में अच्छा है, तो ऐसे रोल मॉडल्स दिए जा सकते हैं, कलाम जी जैसे रोल मॉडल दिए जा सकते हैं। या अगर बच्चा खेल में अच्छा है तो सचिन है, या अभी अभी नीरज आए हैं नए, है ना। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, सानिया हैं, साइना नेहवाल हैं। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, उनके रोल मॉडल्स बना सकते हैं। अगर बच्चा नाटक करने में अच्छा है तो ऐसे रोल मॉडल बना सकते हैं। अगर बच्चे को साइंटिस्ट बनना है, दिशा देनी है, तो साइंटिस्ट हैं बहुत सारे ऐसे, नासा से रिलेटेड कितने सारे साइंटिस्ट हैं, है ना, इसरो से रिलेटेड कितने साइंटिस्ट हैं। तो जिनको हम दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं कि आप ऐसा बन सकते हो। तो ऐसा बनने के लिए उसे पाथ मिलेगा, उनके बारे में पढ़ना सीखेगा, उनके विषय में जानकारी इकट्ठा करना सीखेगा, और उन्होंने अपने जीवन में कैसे स्ट्रगल किया, अपने जीवन में क्या नहीं होते हुए सब कुछ प्राप्त किया, वो समझेगा। तो वो रास्ता हमें दिखाना है ना। तो सीधा सीधा लक्ष्य से उसको अटैच करना है, ठीक है। अब हम पीछे भी बात करते हैं, उसको मैं फिर से इसके साथ अटैच करूंगा कि बच्चों को आदेश देने के स्थान पर उनके साथ चर्चा करें, उनके साथ विचार विमर्श करें। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं अपना मत रखने का अधिकार रखते हैं। हो सकता है कि 1 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ विचारधाराएं हों, 1 करोड़ तरीके के विचार हों। तो वो अपना मत, बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या सोचता है, वो हमें समझना आवश्यक है। हमें उसको आदेश नहीं देना कि आप ये कर लो,
क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि बच्चे का भविष्य बने, बच्चा काबिल बने। तो काबिल बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, वो शिक्षक क्यों नहीं बने, एक अच्छा शिक्षक क्यों ना बने। अब आप समाज में जाके देखें तो आप सबसे ज्यादा क्या पाएंगे, डॉक्टर्स या इंजीनियर या आईएएस बनना चाहते हैं। शिक्षक कितने लोग बनना चाहते हैं, वो एक अच्छा शिक्षक क्यों ना बने। क्या ऐसा रोल मॉडल भी क्रिएट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है ना। तो बच्चा चाहता क्या है बनना। बहुत सारे बच्चों को रिसर्च करने की आदत होती है, वो जुगाड़ से बहुत कुछ नया बना देते हैं। तो क्या वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं जा सकता? हम वो राह दिखा सकते हैं उसे कि आप R&D करो। बहुत सारे बच्चे ना बहुत सुंदर गाते हैं, तो क्या हम उनको ये राह नहीं दिखा सकते कि आप म्यूजिक के फील्ड में जाओ, आप उसी में PhD करो। सिर्फ हम ये सोचते हैं कि वो गाना गाना सीख लेगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। हमें ये भी तो दिखाना होता है कि आप जब म्यूजिक में जाओगे तो उसमें भी PhD कर सकते हो, डॉक्टरेट कर सकते हो, है ना। आर्ट अच्छी है, ड्राइंग अच्छी है, उसमें भी तो PhD कर सकते हो, डॉक्टरेट कर सकते हो, है ना। बहुत सारे ऐसे हर हर फील्ड में जो बच्चा बनना चाहता है टॉप ग्रेड बन सकता है। ऐसे सारे संसाधन उपलब्ध हैं, यूनिवर्सिटीज हैं करा रही हैं। तो उसका ब्रेन इतना छोटा ना करते हुए बड़ा खोल देना है। जो क्वालिटीज, जो काबिलियत, जो गुण है उसके अंदर, जो वो करना चाहता है, वो किस तरीके से कर सकता है, और उसी फील्ड में वो ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे या बेस्ट टू बेस्ट डिग्री ले सकता है ना। इंस्टीट जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण है चेतन भगत। आपने 3 इडियट भी देखी होगी। उसमें वो जो होता है ना, जो टैग बताता रहता है, प्राइस टैग, वो चेतन भगत ही है एक्चुअली। उसने अपनी कहानी लिखी है, वो चेतन भगत ही कैरेक्टर है। पहले क्या किया चेतन भगत ने, IIT गए भाई साहब, ठीक है, इंजीनियरिंग की। फिर क्या किया, वो IIM गए। उसके बाद क्या किया, वो बैंकर बन गए। तो कहता है कि स्टूपिड, तेरे को जब ये बनना ही था तो ये सब क्यों किया? क्योंकि उसको पता नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने भाई साहब ने क्या किया, सब छोड़ दिया, राइटिंग कर रहे हैं। तो वो किसमें फेमस हुए, किसमें ज्यादा सफल हुए? एज ए राइटर। तो उनका जो क्वालिटी थी, उनकी जो गुण था, है ना, उनका जो नेचुरल गुण था वो था राइटर। ना कि उन्हें इंजीनियर बनना था, ना तो उनको IIM करना, MBA करना था, ना तो उनको बैंकिंग ही करनी थी। मजा ही नहीं आया किसी चीज में। तो ऐसा ज्यादातर बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं दुनिया में कि उन्हें बनना तो कुछ और है, मजा तो किसी और चीज में आता है, लेकिन उन्हें पढ़ाया कुछ और जा रहा है। तो ये एक कारण और निकल कर आता है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। कारण है ये, क्योंकि उसे मजा तो किसी और चीज में आता है, लेकिन उसे कराया कुछ और जा रहा है। तो हमें उसको समझना है कि वो बच्चा, उससे बातें कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट बात कीजिए, 20 मिनट बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वो बच्चा सोचता क्या है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिला हूँ जो मतलब इतना सुंदर सोचते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 10-12 साल के बच्चे। और उनकी इस कला को निखारा जाए तो बहुत बढ़िया राइटर बन सकते हैं, बहुत बढ़िया पोइट बन सकते हैं। लेकिन अभी उनको प्रेशर है, नहीं इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। वो करेंगे क्योंकि प्रेशर है, पेरेंट्स कह रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर वो बन जाएंगे, लेकिन वो आने वाले समय में बनेंगे राइटर और पोइट ही, देखिएगा। तो ऐसा ही होता है। तो अभी क्या है, लेकिन अभी अगर शुरुआत में ही वो उसी उसी कला को निखारे तो जल्दी सफल होंगे। और हमारे पास ज्यादा अच्छे तरीके के, ज्यादा अच्छे प्रकार के कलाकार और लोग होंगे इस देश में, जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग दिशाओं में बहुत सुंदर तरीके से कार्य करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। किसी भी विषय में उनका क्या मत है, विचार है, वह उन्हें बताने का अवसर प्रदान करें। हमें उनको बांधना नहीं है, नहीं आपको जो हम चाह रहे हैं वही बोलो। फिर किसी को बोलने देने का फायदा नहीं है। उसको बिल्कुल ओपन क्रिएटिवली बोलने दो। ऐसा एक प्रोग्राम जरूर रखिए अपनी क्लास में जिसमें सब बच्चे बोलेंगे ही, बस खड़े होके ना, जहां जो दिल आए वो बोलेंगे, जो दिल आए वो बोलेंगे। बस गलत शब्द और गलत भावनाएं ना बोलें, वो हमें ध्यान रखना है। वो हमारा कार्य है मार्गदर्शन करना, कि बच्चे गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और गलत भावनाओं का प्रदर्शन ना करें। लेकिन उनके मन में जो भी आ रहा है बोलने दीजिए, उन्हें लिखवाइए, बोर्ड पर लिखवाइए। उनके जो विचार आते हैं उनको आप बोलिए कि चलिए आप लिखिए पेपर पर और क्लासरूम में आप चिपका दीजिए चार्ट पेपर पर। वो देखेंगे, उनका दिमाग खुलेगा कि अच्छा हमने ये सोचा था, हम ये बनेंगे, हम ये करना चाहते हैं। जब इस तरीके के सेशंस हम करेंगे तो बच्चे ना खुल जाएंगे। इसको कहते हैं एम्प्टी योर कप, यानी कि अपना कप खाली करना, गिलास खाली करना। अगर वो खाली है तो उसके अंदर नया कुछ डालने की जगह बचेगी, गुंजाइश बचेगी। नहीं है तो वो सब बिखरता जाएगा जो भी हम डालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले उनका दिमाग खाली करना आवश्यक है बच्चों का। समझिए उनको,
और बोलने दीजिए क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बढ़िया कर सकते हैं, क्या करते हैं दिन में, किस तरीके से दिन को व्यतीत करते हैं, है ना, क्या फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं, पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, है ना, क्या करने से डर लगता है, क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना बुरा लगता है, कौन सा इंसान अच्छा लगता है, कौन सा इंसान बुरा लगता है, कहाँ जाना अच्छा लगता है, कहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। कई बार ऐसी बातें करते करते हमें बच्चों के अंदर के ऐसे बहुत सारे डर समझ में आते हैं कि बच्चा ना डरता क्यों है, वजह क्या है। ऐसे जो खुले माहौल में बोलेगा ना तो इजीली हमें उसके वो डर, उसकी वो सोच समझ में आती है। अगर हम सिर्फ पूछने बैठ जाए ना बच्चे किससे डर लगता है आपको, कौन डराता है, नहीं बता पाएगा। खुला माहौल बिल्कुल बाहर आने दीजिए सब कुछ, बिल्कुल खुले दिल से। तो जब ऐसा कोई एक आप कार्यक्रम बच्चों के साथ करेंगे, और ये महीने में 1-2 बार होते रहना चाहिए कभी भी, तो जब खुला दिल हो जाएगा, खुला दिमाग हो जाएगा तो समझना समझाना आसान हो जाएगा, और जो हम उनको सिखाना चाह रहे हैं वो सिखाना आसान हो जाएगा। उसके बाद उसमें हमारे क्या सुझाव है वो हमें बताना ही है, हमें गाइड करना ही है, मार्गदर्शक हैं, टीचर हैं हम लोग, तो हमें उसको कैसे कंसोलिडेट करना है या कैसे स्ट्रीमलाइन करना है वो हम सारी चीजें करना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें फिर उसके बाद बच्चे से ऐसे प्रश्न करने हैं जिससे वो इनोवेटिव तरीके से विचार कर सके। जैसे हमने एक प्रश्न किया कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो सबने अपने अपने विचार रखे, बहुत सुंदर सुंदर विचार रखे। किसी ने बोला भ्रष्टाचार, किसी ने बोला इकोनॉमी को सुधारना है, किसी ने बोला एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है ठीक है ना। तो क्या है वो विचार आते गए। तो अभी क्या हो रहा है कि जब हम बच्चों को बोलेंगे किसी भी चीज के बारे में बताने के लिए तो इनोवेटिव तरीके से, ऐसे हमने कई बार बहुत बार किए हैं प्रयोग, और हमें उसमें बहुत सुंदर और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, और बहुत ही अमेजिंग से हो जाते हैं हम लोग कि हमने क्यों नहीं सोचा ऐसा। ये छोटा बच्चा 10-11 साल 12 साल का इतना सुंदर तरीके से हमने विचार रखा, एक आइडिया दिया, और हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हमने। इसके बाद तो इतना सिंपल सॉल्यूशन है इसका। तो बच्चों के पास जो विचार है, जो उनके पास आइडियाज हैं, वो आप सुनिए, समझिए, और कोई भी आइडिया स्टूपिड नहीं होता। जितने भी ये बड़े-बड़े बिज़नेसेस चल रहे हैं ना ज़्यादातर, ये छोटे-छोटे स्टूपिड आइडिया से शुरू हुए। सेफ्टी पिन एक आलसी व्यक्ति ने बनाया था, है ना? ये रेलवे आप पढ़िएगा जो हम बात आपको बता रहे हैं कि सेफ्टी पिन का आविष्कार कैसे हुआ, आप अमेज़्ड हो जाएँगे, है ना? एक जो ये सिग्नल्स होते हैं फाटक पर, इसका आविष्कार एक आलसी व्यक्ति ने किया। क्यों किया, कैसे किया, आप पढ़ के बताइएगा। ये आविष्कार मतलब कोई भी व्यक्ति इनोवेटिव हो सकता है, वो आलसी है लेकिन इनोवेशन उसने किया और आज सारी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने छोटे-छोटे आइडियाज़ को बड़ा किया और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे फेसबुक है। ये छोटे-छोटे स्टूपिड आइडियाज़ हैं, लोगों ने भगा दिया था इनको, लेकिन आज ये बड़ी-बड़ी बिलियनियर हैं ये इसमें, और बहुत बड़ा-बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं। कुछ भी ऐसे आइडियाज़ आपके आस-पास नज़र आएँगे आपको, जो आपको स्टूपिड लगते हो लेकिन वो बहुत काम के हैं। जैसे किसी भी कुकर के अंदर लगा हुआ सेफ्टी वॉल्व, किसी ने सोचा है उसके विषय में आज तक? सोच के देखिएगा, वो क्यों होता है और क्यों लगाया जाता है, ठीक है ना? सोचने का तरीका बदलिए, ठीक है? एक प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम रखना है जिसमें कुछ प्रश्न आपको पूछने हैं, कुछ प्रश्न बच्चे को आपसे पूछने हैं। ओपन, उसको भी तो पूछने दीजिए ना, उसको भी तो असेस करने दीजिए आपको। 360 डिग्री असेसमेंट बोलते हैं इसको, 360 यानी कि पूरा सर्किल। इसको वन वे मत रखिए, 180 की, ठीक है हम ही पूछेंगे प्रश्न। बच्चों को भी प्रश्न पूछने दीजिए, बिल्कुल ओपन, जो दिल करे। स्टूपिड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पूछने दीजिए, हमें उसको हैंडल करना है और आंसर करना है। तो ऐसा एक प्रोग्राम जरूर महीने में या कभी भी जब भी समय मिले हमें करना चाहिए कक्षा में, प्रश्न उत्तर वाला, जिसमें हम गेम खेलेंगे कि एक प्रश्न हम पूछेंगे, एक प्रश्न आप पूछिए, टीम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें इस तरीके से प्रश्न उत्तर हम करने वाले हैं। तो बच्चों का बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, उनके थॉट प्रोसेस आपको समझ में आएंगे। कई बार वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो प्रश्न हो सकते हैं आप वो आपसे पूछें, या हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको मिले, है ना। तो उनको पूछने दीजिए, उनको मजा आएगा। और अगर आपने गलत बताया तो उस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है उनको, है ना। अगर आपने किसी प्रश्न का गलत आंसर दिया, जैसे अभी आया था मजा जगन और मगन बोलने में ना, हमने बोला मगन जगन, है ना, तो मजा आया होगा सबको कि सर ने गलत बोला, ठीक है। तो ऐसा कुछ करिए जिससे कि खुले दिमाग, है ना, प्रश्न उत्तर अवश्य करने। हेलो जी दीपक जी। हाँ जी, हाँ जी कमल जी। हाँ जी कमल जी। आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ एक हाँ जी आधे बिल्कुल। मिनट के लिए? जी
क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी, तो वैसे मैंने वीडियो ऑफ था, लेकिन मैं सब कुछ बिल्कुल आपके साथ बना हुआ था और सुन रहा था। और जब ये विषय आया तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा नहीं, आपको इंटरप्ट करके बात कर लेता हूँ। मोस्ट वेलकम कमल जी, हम तो आपको मिस कर रहे थे कि कुछ सुनना तो है जी, स्वागत है आपका। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी जो दुनिया को जो रिक्वायरमेंट है ना पूरे विश्व में, तो लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहते हैं। दुनिया को जरूरत है प्रॉब्लम सॉल्वर्स की। अब हम लोग अगर बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सोचना सिखाए, तो वो अपनी जगह दुनिया में कहीं पे भी बना लेंगे। वो कोई सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं रहेंगे। देखिए क्या होता है, हम लोग पढ़ाई के नाम पे लोगों को सर्टिफिकेट मिले, लेकिन क्या वो एम्प्लॉयबल है? ये एक मैं शब्द हमारे सब यहाँ शिक्षक है उनको देना चाहता हूँ। इंडिया में और सभी देशों में एक सर्वे होता है, उसको एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे कहते हैं। और जो वो लेटेस्ट 2022 का जो सर्वे है, उसका पीडीएफ कॉपी मेरे पास है। तो वो स्किल सर्वे और एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे है, वो मैं कॉपी शेयर करूंगा। दीपक जी, आप भी मुझे याद करवाना। वो पूरा इंग्लिश में रिपोर्ट होता है, लेकिन उसमें क्या स्टडी किया जाता है कि उसमें यह स्टडी किया जाता है कि मान लीजिए हमारे देश में हम लोगों ने 50,000 इंजीनियर बनाए, तो ये सबके पास कोई ना कोई कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का डिग्री है। 50,000 लोगों के पास कि वो बी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, लेकिन क्या वो किसी जगह नौकरी के लायक है? तो ये जो परसेंटेज है पूरे इंडिया में, इंजीनियर्स का ये परसेंटेज बहुत कम है, एमबीए का उससे भी कम है। तो ये शब्द हमें सोचना है कि हम लोगों को सर्टिफिकेट तो है, लेकिन क्या वो एम्प्लॉयबल है? अब एम्प्लॉयबिलिटी कैसे डिसाइड होती है? एम्प्लॉयबिलिटी डिसाइड होती है कि क्या आप उस संस्थान के लिए जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए सक्षम है। अगर एक कोई इंजीनियरिंग इकाई है आपके यहाँ बक्सवाहा में, शाहगढ़ में, इंदौर में, कोई एक इंजीनियरिंग कंपनी है, उस इंजीनियरिंग कंपनी का जो प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, डिस्पैच का प्रॉब्लम है, सेल्स का प्रॉब्लम है, क्या आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन उनको दे सकते हैं? तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट पक्का है। दुनिया में और भारत में भी अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई समस्या ही नहीं। समस्या सिर्फ इसलिए है कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। वो निश्चित किया हुआ है कि मुझे तो ऐसा ही जॉब चाहिए, मुझे तो यही काम करना है। तो ये निश्चित करने से अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है। अदरवाइज अगर आप किसी भी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपके लिए भारत देश में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। लोग आपको वेलकम करने के लिए इंडस्ट्री में हाथ फैलाकर खड़े हुए हैं कि आप आइए। तो मैं ये कहना चाहता था कि बच्चों को हम रेडीमेड सॉल्यूशंस ना दे। शिक्षक का रोल ये नहीं है कि वो उसको रेडीमेड सॉल्यूशन दे। जैसे आज मुझे बहुत अच्छा लगा, दीपक जी ने आपको कहा कि सेफ्टी पिन किसने ढूंढा था, वो पढ़ के आओ। वो चाहे तो वो नाम बता सकते थे। तो ये जो एग्जांपल्स दिए उन्होंने, सेफ्टी पिन का दिया और भी 2-3 उन्होंने दिए हैं, और साथ में उन्होंने ये जोड़ा, मैं ये सुन रहा था, वो ये जोड़ रहे थे कि सेफ्टी पिन किसने बनाया था, वो पढ़ कर आना। तो क्या है, ये एक मौका छोड़ा है कि आप अपने दम पर कुछ एक्सप्लोर करेंगे, गूगल पे जाएंगे, सर्फिंग करेंगे, पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में टीचर का रोल है कि हमें बच्चों को काम पे लगाना है।
उनको खुद एक्सप्लोरर बनाना है, उनको हमें कोई समस्या देनी है। अब ये समस्या कोई भी प्रश्न के रूप में हो, कोई सम के रूप में हो, कुछ भी हो, और फिर उनको कहना है कि ये सोच कर आइए। हमें उनको मान लीजिए नदियों के बारे में सिखाना है कि भारत की नदियां, और वो मेरा क्लास है, कल है या परसों है, तो नॉर्मली शिक्षक क्या करता है कि वो सीधा बताना शुरू करता है कि भारत में सबसे बड़ी नदी ये है, ये गंगा नदी यहाँ से निकलती है। तो वो, क्योंकि आप डायरेक्ट सोल्यूशन दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, वो भी उसको रटने की कोशिश करेगा। लेकिन हम उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह बनाए कि बच्चों के टीम बनाए, उन्होंने हमें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट बांट दिया, और उनको कहा कि भाई आप उत्तर भारत में से जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में पूरी स्टडी करके आइए, उनका नाम क्या है, कितनी लंबाई है, कितनी गहराई है, कौन से शहर उसके ऊपर बसे हुए हैं। तो ये जब वो लोग स्टडी करेंगे ना, है ना, मैं समझता हूं कि आप प्राइमरी कक्षा में पढ़ाते हैं तो बहुत छोटी कक्षा में तो ये संभव नहीं है, लेकिन जो 5वीं कक्षा है, 6ठी कक्षा है, 7वीं है, 8वीं है, ये लोग ये काम कर सकते हैं। उनको हम कहेंगे कि भाई ये पूछिए, आपके परिवार में चर्चा कीजिए, गूगल पे सर्फिंग कीजिए, और उत्तर भारत की बड़ी नदियों के बारे में जानकारी लेकर मुझे परसों क्लास में मिलना। तो ये जो तरीका है, हर बात में हम इसको गेम में कैसे कन्वर्ट करें, इसको हम एक्सप्लोरेशन में कैसे कन्वर्ट करें, इसको हम सेल्फ स्टडी में कैसे कन्वर्ट करें, एक्चुअल में टीचर का काम यही है। कंटेंट तो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो कंटेंट को डिलीवर कैसे करना है रोचक बनाते हुए, सिर्फ इसके ऊपर हमें दम लगाना है, बस, और कुछ नहीं है। ये जिसने कर लिया उसका क्लास हाउसफुल, उसका क्लास हिट हो गया। ये जिसने नहीं किया उसका क्लास में गड़बड़। दीपक जी, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे मन में जो बात आई थी वो मुझे शेयर करनी चाहिए, और आपको अब आगे आप बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, एड ऑन किया, और ये एक तरीके से हमें, हमारे लिए तो बोनस पॉइंट है आपने बीच में बोलकर और सुंदर तरीके से इसको कंसोलिडेट कर दिया, जो शायद हम अभी कर नहीं पा रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका। और अब आप सभी को भी ये पॉइंट बिल्कुल नोट करने चाहिए जो कमल जी ने बोला है, हमें टीचर होते हुए किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो अब अगला पॉइंट हम आने वाले थे कि जो सारी बातें की हमने, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि बच्चे को हम लोग किस तरीके से जागृत बना सकते हैं, या किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि बहुत सारी जगहों पर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चलते हैं बच्चों के लिए। अब अभी आप इस वीडियो को ना दोबारा 3-4 बार अवश्य देखिएगा। आज जो हमने वीडियो है आपको जो सेंट्रल टीम द्वारा साझा की जाएगी, इसमें हमने बहुत सारी टर्म्स प्रयोग की हैं बीच बीच में, और ये एक एक टर्म जो हमने बीच में प्रयोग की है ना, पूरा का पूरा एक एक कोर्स कंटेंट है। मतलब कई कई वेबिनार होती है उसको उस टर्म के ऊपर। तो क्या है वो, कैसे काम करता है वो, क्या रीजन है उसका, क्या इम्पैक्ट होता है उसका, क्या फायदे होते हैं उसके, किस तरीके से हमें प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में, बच्चों के जीवन में। अब ये जब वीडियो पूरी देखेंगे ना 2-3-4-5 बार, तब आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट नजर, 1.5 घंटे के जो हमने करीब करीब आपको 20 से 30 घंटे का कंटेंट दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं और उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम आपसे ये आशा अवश्य करेंगे कि आप ये वीडियो देखेंगे। तो एक और टर्म हम यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। और सबसे ज्यादा शायद दुख की बात कहें या मजे की बात कहें, बच्चों को समाज में यही नहीं सिखाया जाता। बच्चों को पैसों से दूर रहना सिखाया जाता है, बच्चों को पैसों को हैंडल ना करना पड़े ये सिखाया जाता है। जबकि बच्चों को पैसों को हैंडल करना सिखाना चाहिए। बच्चों को पैसों को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है अपने फंड्स को,
कैसे अपने बजट को मैनेज करना है, किस तरीके से उसको प्लान करना है। तो बच्चे को बजटिंग सिखानी है, इससे बच्चे की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी और वह पैसों की कीमत व उसके सही प्रयोग को समझ पाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए बच्चे को 10 रुपए रोज देते हैं पॉकेट मनी। एग्जाम्पल है, 1 रुपया भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि बच्चा कितना बड़ा है या हम कितना देते हैं। मान लीजिए 10 रुपए रोज हम उसको एक पॉकेट मनी देते हैं, यानी कि उसको 300 रुपए मिलते हैं और वो फ्री है उस 300 रुपए को खर्च करने के लिए। और वो करता भी होगा, हो सकता है चॉकलेट लाए, टॉफी लाए, कुछ भी करे, चूरन खाए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से प्लान करें कि बच्चे को की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन सा टॉय लेना चाहता है, वो कौन सी बुक लेना चाहता है, वो कहीं जाना चाहता है, साइकिल खरीदना चाहता है ना, या फिर किसी तरह बैट खरीदना चाहता है, तो वो कौन सा बैट खरीदेगा, कौन सी साइकिल खरीदेगा, क्या कॉस्ट होती है उसकी, आपको नहीं बताना, हमें नहीं बताना, उसे खुद पता होनी चाहिए कि मुझे कौन सी साइकिल खरीदनी है, उसकी क्या कॉस्ट आएगी, मेरी पॉकेट मनी कितनी है, कितने महीने सेव करने के बाद मैं साइकिल ले पाऊंगा। और सिर्फ ये नहीं कि 100% सेविंग करेगा, प्लानिंग इस तरह करनी है कि जो पैसे मिले हैं उसमें से कितना वो अपनी अपने एंटरटेनमेंट पे लगाएगा, यानी चॉकलेट खरीद सकता है, मूवी देखने जाना है आपके साथ, मूवी देखने जाना है तो भी अपने पैसों से मूवी देखे जाएगा हमारे साथ, पेरेंट्स के साथ, लेकिन अपने पैसों से उसे डिसाइड करना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इस महीने मूवी देख सकता हूँ या नहीं, है ना, बाहर खाना खा सकता हूँ या नहीं, क्या मैं टॉय खरीद सकता हूँ या नहीं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। उस तरीके की जब वो प्लानिंग योजना बनाएगा तो उसको उन पैसों का महत्व पता पड़ेगा, कैसे प्लान करते हैं, बजट करते हैं वो पता पड़ेगा, आने वाले समय में घर को कैसे बजट करना है या अपने बिजनेस को कैसे बजट करना है वो पता पड़ेगा, और पैसे की अहमियत पता पड़ेगी कि 1 रुपए की कीमत क्या है, 10 रुपए की क्या है, 100 की क्या है, 1000 की क्या है। और इस तरीके से वो जब वो प्लान करना सीख जाएगा तो हमें उसे बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि उसको अपने जीवन के लक्ष्य, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए कितने पैसे कमाने हैं और कैसे कमाने हैं। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत सारे सफल व्यक्तियों की आपने अगर मूवीज देखी हो कभी, या कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, अभी यूट्यूब पे देखा हो, क्या वो कम पढ़े हों, लेकिन उनके ड्रीम्स उन्होंने पूरे किए कि बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, या फिर एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, या वर्ल्ड टूर पे जाना है। किसी का कोई सपना हो सकता है, कुछ भी सपने हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोगों ने की हैं। तो वो फ़ाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम ज़रूर आप अपनी क्लास में शुरू कीजिए और बच्चों को बताइए कि आपको कैसे उसको करना है, कैसे हम ये प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना? इस प्रकार बच्चे अपने जीवन के लक्ष्यों के विषय में भी सोचना शुरू करेगा और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वह सोच भी जागृत होगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए समझना? तो आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, तो ये जो डेढ़ डेढ़ घंटा हमें मिला है, इसमें जो भी हमने बातें की हैं, इसको समझने के लिए इस वीडियो को, ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो आपको कम से कम अगले 30 घंटे के लिए बिजी करने वाली है। अगर आपने इस वीडियो में 20 से 30 घंटे लगाए ना, तो हम वो कार्यक्रम अवश्य बना पाएंगे जिसमें हम बच्चों को समझ सकें, बच्चों की ज़रूरतों को समझ सकें, किस तरीके से बच्चों के साथ हम क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को सोचने का मौका दे सकते हैं, उनका ब्रेन खोल सकते हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा दुखद है कि बच्चों का दिमाग बंद कर दिया गया है। उनको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने की मशीन बनाया गया है। उनको सोचने के लिए उनका थॉट प्रोसेस आप इनोवेशन के लिए खुला छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो चीज़ें बताएगा, खराब करेगा, लेकिन हम मार्गदर्शक हैं, गाइड हैं। हम तो इज़िली उसको कर सकते हैं ना गाइड कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। तो बिल्कुल इनोवेटिव वे में बच्चों को पढ़ाना है और बिल्कुल इनोवेटिव वे में, जैसे थ्री इडियट ही देख लीजिए ना, लास्ट में रणछोड़ दास कहाँ जाता है और कितना इनोवेटिव स्कूल खोलता है। तो क्या हम नहीं चाहते कि ऐसा इनोवेटिव स्कूल हमारा भी हो? क्या हम बच्चे नहीं चाहते होंगे कि हमें मजा आए? करके सीखने में जो मजा आता है ना, जैसे सीखो सिखाओ प्रोग्राम में हम सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, ये कर कर ही तो सीख रहे हैं। हम कौन सी चीज किसको बताते हैं? जब भी कोई नियत कार्य आता है हम करते हैं और सीखते हैं, और उसी के अनुभव हम बताते हैं, हमने ये सीखा और हमें समझ में आया और ये हमें समझ में नहीं आया। उसके बाद जो चीजें नहीं समझ में आती हम सब लोग बताते हैं एक दूसरे को। तो यही सबसे आसान और बढ़िया तरीका है सुंदर, कि हम करें, करते हुए सीखें। तो इस तरीके से हम इस पूरे आज के वेबिनार को कंसोलिडेट करते हैं। इसमें हमारे साथ बीच में एक सूचना भी है, तो मैं कमल जी को आमंत्रित करूंगा, आए और हमारा मार्गदर्शन अवश्य करें। जी कमल जी, स्वागत है आपका।
सभी को जय जिनेंद्र का जो सत्र है, आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा और जो आप सबके फीडबैक हमें मिले थे, हमने और दीपक जी ने ये कोशिश की है कि आज के सत्र में और अब जो नेक्स्ट इनपुट आएगा उसमें आपके हर फीडबैक में जो आपने प्रश्न या आपके जो विषय के बारे में आपने सुझाव दिया है वो कवर, और इसी तरह से हमने ये पूरा डिजाइन किया है। अब एक सूचना या एक बात जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जब ये कार्यक्रम डिजाइन हुआ और डिजाइनिंग के प्रोसेस में हमने आप लोगों के साथ विचार मंथन के कार्यक्रम भी किए और आपकी भी बातें हमने सुनी थी। उस वक्त एक बात हमारे सामने ये आई डिस्कशन में, हमारे जेएसएस रिव्यू मीटिंग में, कि हमारे जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो प्रभावी शिक्षक से जुड़े हुए मित्र हो या अब जो उत्तम शिक्षक में हमारे साथ जुड़े हुए मित्र हैं, ये लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना जीवन के बहुत ही अहम समय जीवन में से निकालकर अपने डेवलपमेंट के लिए लगा रहे हैं और ये वॉलेंटरीली आप कर रहे हैं। जैसे आप ये उत्तम शिक्षक में ये चौथा वेबिनार हुआ, मतलब 1.5 घंटे 4 बार आपने 3 घंटे लगाए और उपरांत नियत कार्य में हर रोज आप 15 मिनट 20 मिनट लगाते हो, तो ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट चाहिए इसके लिए। अब जब ये समय आप लगा रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, नए कौशल सीख रहे हैं, नई नई टीचिंग की टेक्निक सीख रहे हैं, लेकिन इसका फायदा आपको और समाज को तब होगा जब आप ये नई चीजों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ये नई टेक्निक को यूज कर पाते हैं। और वो आप कब यूज कर पाएंगे? जब आपकी स्कूल में आप जहां पर कार्यरत है वहां पर आपको ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे, आपको ज्यादा मौके मिलेंगे। मान लीजिए हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं, उन्होंने एंकरिंग का कोर्स किया हमारे साथ हॉबीज फॉर हैप्पीनेस में, उन्होंने 10 वेबिनार लगातार लगाए, मतलब कितना सारा टाइम हो गया, 15 घंटे लगाए और नियत कार्य उपरांत 15 घंटे के उपरांत नियत कार्य, तो 30 घंटे लगाकर जो एंकरिंग सीखा, अब उनको उनकी स्कूल के विविध कार्यक्रमों में, चाहे वो 26 जनवरी का हो, चाहे वो यूथ डे हो, चाहे शिक्षक दिन हो, उसमें अगर उनको एंकरिंग का मौका नहीं मिलता है तो ये एंकरिंग जो उन्होंने सीखा उसका वो लोग प्रैक्टिस इंप्लीमेंटेशन कैसे कर पाएंगे। और 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद शायद वो एंकरिंग का जो टेक्निक है वो थोड़ा थोड़ा वो फिर भूल जाएंगे। तो कोई भी नया कौशल जो हम सीखते हैं ना, उसको प्रैक्टिस करने का अवसर मिलना ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और इसलिए हमने ये तय किया था और आप लोगों के साथ हमने जो आपको ब्रोशर पूरे कार्यक्रम का 3 या 4 पेज का जो शेयर किया गया है, उसमें हमने कि जेएसएस की तरफ से आपके स्कूल ओनर और संचालक के साथ संपर्क किया जाएगा और हमने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तम शिक्षक के ग्रुप में से आप जो 32-35 व्यक्ति हो, उसमें से ऐसे 7 व्यक्ति हैं जिनके स्कूल ओनर को जेएसएस की तरफ से पत्र जा चुका है। वो नाम भी मैं पढ़ूंगा और मैं आपको ये भी बताऊं कि सभी 35 एक साथ हम नहीं भेज रहे हैं, हम क्रमशः डिफरेंट स्टेज में ये सब स्कूल ओनर से हम करते जाएंगे, क्योंकि हमारी बैक ऑफिस की भी एक काम करने की सिस्टम है और स्कूल ओनर्स को भी हम अच्छे से कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो पत्र है, ये पत्र में जेएसएस ने ये बिल्कुल बराबर ये इंफॉर्मेशन आपके संचालक को दी है कि आप कितना समय अपने जीवन में से एक शिक्षक के रूप में अपने आप को डेवलप करने के लिए लगा रहे हैं, ताकि उनको भी ये
उनके अवेयरनेस में रहे कि उनकी स्कूल से कोई एक शिक्षक इतनी मेहनत कर रहा है अपने आप को डेवलप करने के लिए। दूसरा, उनको ये भी पता चले कि आप क्या विषय में अपने आप को तैयार कर रहे हो। मतलब आप प्रशंसा की कला सीख रहे हो, आप समय सारणी सीख रहे हो, आप बच्चों को स्टोरी टेलिंग की आप कला सीख रहे हो, आप बच्चों को गेम्स करवाने की टेक्निक सीख रहे हो। अगर ये आपके संचालक को पता होगा तब आपके लिए बहुत सारे अवसर क्रिएट होंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, और उनके मन में ये रहेगा कि हाँ, ये प्रीति जी है या प्रियंका जी है या अंशुल जी है या रश्मि जी है या संकल्प जी है, वो ये सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो मौका, नंबर एक, और दूसरा, एक तो मौका है कार्य करने का, अपनी प्रतिभा को दिखाने का। दूसरा, वो उससे संचालक के मन में और स्कूल के दूसरे आपके कलीग्स के मन में आपके लिए एक विशेष मान और सम्मान की भावना पैदा होगी, क्योंकि आप उनसे ये एक्स्ट्रा कार्य कर रहे हैं, ये आप एक्स्ट्रा समय लगा रहे हैं, अपने जीवन से अमूल्य समय आप निकालकर ये लगा रहे हो। 7:30 से 9 बजे का समय है, वो बिल्कुल फैमिली में पूरी हलचल का समय है, पूरी हलचल होती है हर घर में ये समय में। तो उसमें भी 1.5 घंटा लगातार बैठकर वीडियो ऑन करके ये सीखना, उत्तम शिक्षक बनने के लिए जो आप कार्य कर रहे हो, ये बहुत ही वैल्यूएबल है जो आप कर रहे हो। और ये आपके स्कूल के संचालक को भी अच्छे तरीके से हम उनके तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये आप कार्य कर रहे हैं, इतना समय लगा रहे हैं, ये चीजें सीख रहे हैं, तो आपको योग्य अवसर आपके लिए बने और आपके लिए एक सम्मान की स्थिति आपकी स्कूल में क्रिएट हो। अब हम क्या चाहते हैं कि जब ये लेटर जेएसएस के द्वारा प्रेषित किया जाए, तो जिन जिन स्कूल में ये भेजा जाएगा, हम ग्रुप के माध्यम से आपको वो बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको बताऊं, एक मिनट मुझे देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए स्कूल ओनर सौरभ जैन जी को ये लेटर भेजा गया है। मैं बाद में नीरज जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा या समकीत जी से कि ये सौरभ जी की स्कूल कौन सी स्कूल है और उनके यहाँ से कौन हमारे शिक्षक है, ये भी जानकारी हम ग्रुप में डालेंगे। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि आप में से जो भी व्यक्ति है जिनके स्कूल ओनर सौरभ जैन जी है, तो उनको ये पत्र जेएसएस की तरफ से भेजा गया है। उसके बाद नीलेश जैन जी है, फिर गौरव जैन जी है, फिर रविंद्र दुबे जी है, प्रशांत निमानी जी है, अभिषेक जैन जी है, दिग्विजय सिंह जी है और दिनेश दुबे जी है। तो ये हो गए 3 और 3 6 7 8 9, ये 9 संचालक हैं जिनको ये पत्र भेजा गया है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो संचालक हैं, ये जो स्कूल्स हैं, उसके जो उत्तम शिक्षक हैं, वो प्रोएक्टिवली कल या परसों में अपने संचालक से जरूर संपर्क करें और उनसे बात करें कि क्या आपको जेएसएस से ये पत्र मिला है, और मैं आपको जेएसएस के बारे में और हम जो सीख रहे हैं, और आप सब तो ऐसे व्यक्ति हो जो 4-4 5-5 महीने से या उससे भी ज्यादा जेएसएस से जुड़े हुए हो। और ये जो मैं देख रहा हूँ निष्ठा 1 के भी हमारे साथी है, शैली जी का मुझे यहाँ वीडियो दिख रहा है, और भी जो हमारे साथी है रूपाली जी को मैं देख रहा हूँ। ये तो 1.5 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो लेकिन ये बात अलग है कि आपके संचालक तो ऑलरेडी जेएसएस से भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप आपके संचालक से मिलें, उनको भी जेएसएस के गतिविधियों के बारे में बात करें। आपका जो कार्यक्रम है ना, वो भी उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं कि देखो ये हमारा सेमिस्टर 1 का
21 वेबिनार का कार्यक्रम है और हम ये सब विषय वहां पर पढ़ रहे हैं। ऐसे नियत कार्य दिए जाएंगे। देखिए, आपके जो नियत कार्य है ना, वो भी स्कूल से रिलेटेड है। तो उनको अगर पता होगा कि आप ये बच्चों से क्यों पूछ रहे हैं, आप ये अभिभावकों से क्यों पूछ रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे और वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन उनको अगर पता नहीं होगा तो वो सोचेंगे, यार ये हमारे शिक्षक हैं, अभिभावक से क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, ये बच्चों से ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो उनके मन में भी ये दुविधा या ये एक शंका होगी कि भाई ये टीचर ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप तो नियत कार्य के रूप में ये सब कर रहे हैं। तो ये सब पता होने से आपका, आपके संचालक और जेएसएस की एक्टिविटी का एक समन्वय बनेगा। और ये आगे चलकर सबके लिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए, लेकिन सबके लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लिंक नेटवर्क डेवलप होगा, जो हमारे लिए बहुत ही काम का है। तो ये एक सूचना जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, वो मैंने बताया है। किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर से पूछें, हम बात करेंगे। और नीरज जी, इसको मेरे पास सिर्फ ये लिस्ट है, लेकिन उनकी स्कूल का नाम वाला डिटेल मेरे पास नहीं है। तो अगर वो हम शेयर करें कि ये 9 जो संचालक हैं वो किस स्कूल से हैं, तो ये सबके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक ही नाम के दिनेश दुबे जी नाम के 2 संचालक भी हो सकते हैं, जी जी, है ना। तो सर ग्रुप में शेयर करें कि यहाँ पे शेयर करना? नहीं, अगर ग्रुप में कर देंगे ना तो जी। सब उत्तम शिक्षक के ग्रुप में ही होगा, तो अच्छा रहेगा, है ना। ऐसा में दीपक जी क्या कहना है आपका? जी जी बिल्कुल, वो ग्रुप में ही कर देंगे, अच्छा रहेगा। अभी समय की भी मर्यादा है सभी का, निश्चित समय प्रबंधन सीखा है हमें, समय के अंदर ही कार्य करना है। तो मित्रों, ये है एक नई अपॉर्चुनिटी जेएसएस द्वारा दी गई। हाँ, मेहनत लगेगी, लेकिन इससे विकास भी होगा। मेहनत लगेगी, जब आप जाके बताओगे मैंने सीखा और आपको करने के लिए बोला जाएगा तो एक्स्ट्रा काम करने को मिलेगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना है। और यही तो खूबसूरती है जीवन की, जब हम नए कार्य करना सीखते हैं और उसको अपने जीवन में अमल करते हैं तो प्रगति होती चली जाती है, तरक्की होती चली जाती है। तो ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कार्य जेएसएस द्वारा किया जा रहा है। हमें क्लैप करना चाहिए और बधाई देनी चाहिए जेएसएस को इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए, कि अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है। आप सभी को सपोर्ट करें और खुलकर बताइए ना हम क्या सीख रहे हैं। अगर किसी भी तरीके की चुनौती आपको आए, हम यहाँ पर हैं आपको बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। इसको आप लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए चुनौती को, और हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए और सुंदर तरीके से इसमें जीत हासिल करेंगे। तो तैयारी जीत की। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हुए और इस कार्यक्रम को, सत्र का समापन करेंगे। तो हमारे साथ राजुल जी और संकल्प जी, 2 लोग करने वाले हैं, मेरी भावना जी। ये टाई है आज। जी, मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। तो ये सही है, विजिबल है, स्क्रीन दिख रही जी। राजुल जी और संकल्प जी। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पाप अभिमान छोड़ जग नित्य रहे मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर तो पावे। ज्ञान चरते उन्नति करे अपना, मनोज जन्म में फल सब पावे। जय बोली वर्धमान सत्संग भगवान महावीर स्वामी की जय। जी, मैं आगामी प्रोग्राम के साथ आज की अपनी बात रखूंगा।
जी, सबसे पहले हमारे प्रशिक्षक दीपक सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी उत्तम ग्रुप की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए कि जो आपने इस प्रशिक्षण के दौरान इस स्वर्णिम समय का सदुपयोग किया है। और जैसा कि आज जो सर ने बताया है कि एक अच्छे शिक्षक की क्या भूमिका कक्षा में होनी चाहिए, किस प्रकार वह बच्चों को पढ़ाए इनोवेटिव तरीके से, किस प्रकार का कैरेक्टर बच्चों में हो, वह आज आपने इस सेशन के माध्यम से सुना एवं समझा। और पूरा विश्वास है कि आज का सेशन आपके लिए एक संजीवनी बूटी का कार्य करेगा, और वेबिनार की श्रृंखला इसी तरह चलती रहेगी। हमारा अगला वेबिनार शुक्रवार 18 फरवरी 2022 को एक नए टॉपिक के साथ होगा। इसका टॉपिक रहेगा सोच को रचनात्मक कैसे बनाएं, स्वयं में और छात्रों में रचनात्मक सोच कैसे विकसित करें। तो आप उस नई टॉपिक के साथ रूबरू होंगे हम, और जो भी प्रशिक्षणार्थी आज के सेशन में जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए मेरे पर्सनल नंबर से एक फीडबैक फॉर्म जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव फीडबैक फॉर्म के माध्यम से जरूर हम तक प्रेषित करें। हम आपके सुझाव एवं विचारों प्रतीक्षा में रहेंगे, और हम पुनः आपसे शुक्रवार को एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।